हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग एनटीए अभ्यास का मॉक टेस्ट 2 केमिस्ट्री पेपर के ऊपर वीडियो सोल्यूशन बना रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो पे कर लिया था क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है? रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम, कुछ ऐसे टर्म्स हम लोगों को दिए गए हैं और उसके बेसिस पे पूछ रहे हैं कि hence it can be said that reduced equation of state may be given as। अब ये reduced parameters हैं क्या? पहली बात, हम लोगों को क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में तो पता है ही। क्रिटिकल टेम्परेचर Tc, क्रिटिकल प्रेशर Pc, क्रिटिकल वॉल्यूम Vc होता है। अब कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में किसी भी गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम उसके करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम के रेशियो पे हम लोग अगर एक्सप्रेस कर देते हैं तो उनको हम लोग रिड्यूस्ड पैरामीटर बोलते हैं। तो वही हम लोगों को बताया गया है। थीटा हम लोगों का रिड्यूस्ड टेम्परेचर है, पाई रिड्यूस्ड प्रेशर है और फाई रिड्यूस्ड वॉल्यूम है। अब वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लोगों को मालूम है। एक चीज यहां पे हम लोग ध्यान दे देते हैं ऑप्शंस की तरफ। n मतलब नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र कहीं पे भी नहीं है। मतलब हो ना हो ये लोग एक मोल गैस के लिए ही इसको एक्सप्रेस करने बोल रहे हैं। अब हम लोगों को ये दिया गया हुआ है कि P इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाइड बाई PC है। PC का मतलब होता है A बाई 27B²। ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। PC का मतलब होता है वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स A डिवाइडेड बाई 27B²। सिमिलरली अगर हम लोग टेम्परेचर को एक्सप्रेस करना चाहें, थीटा मल्टीप्लाइड बाई TC होता है और TC मतलब होता है 8A डिवाइडेड 27RB। सिमिलरली वॉल्यूम को निकालना चाहें तो वॉल्यूम का मतलब होता है फाई मल्टीप्लाइड बाई क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम का मतलब होता है 3B। ये जो हम लोगों को एक्सप्रेशंस मिल गए P, V और T के, उन सबको हम लोग रिप्लेस या फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट पर। मतलब P प्लस A बाई V² मल्टीप्लाइड V माइनस B इक्वल्स RT। अब P के जगह पे आप लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो वैल्यू आप लोगों को दिया गया है। मतलब पाई A बाई 27B² प्लस A बाई V के जगह पर आप लोगों को फिर से इसको रिप्लेस करना है 3B² होल स्क्वायर। V के जगह पे आप लोग इसको डाल दीजिए 3B माइनस B इक्वल्स R मल्टीप्लाइड T के जगह पे आप लोग डाल दीजिए 38A थीटा डिवाइडेड 27RB। अब इसको हम लोग अगर रीअरेंज कर लेंगे तो रीअरेंज करने के बाद हम लोगों का इक्वेशन बनेगा पाई प्लस 3 डिवाइडेड 5² मल्टीप्लाइड 3 माइनस 1 इक्वल्स 8 थीटा। ये हम लोगों का बन जाएगा रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि करेक्ट ऑप्शन पे हम लोगों को दिख रहा है। कहां पर? ऑप्शन ए। अच्छा, ये यहां पे एक तो नीचे 3 रहेगा 8/3 थीटा, तो ऑप्शन ए हम लोगों का हो गया करेक्ट ऑप्शन। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे और इसके ऊपर आप लोग अपना प्रैक्टिस और पकड़ मजबूत बना सकते हैं। आसान है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
12वां सवाल पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट हिंडर्ड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब लीस्ट हिंडर्ड का मतलब होता है क्या? सबसे पहली बात, दो दो यहां पे सवाल के पकड़ने वाले पॉइंट्स हैं। एक तो लीस्ट हिंडर्ड मतलब जहां पे कम से कम बल्कीनेस है, वो लीस्ट हिंडर्ड है। दूसरा, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड यहां पे रोटेशन की बातें की जा रही हैं, तो होना हो ये साइक्लिक कंपाउंड हो नहीं सकता, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में ये रोटेशन अलाउड है नहीं। ये डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड्स तो रिजिड होते हैं, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे भी दो दो पाई बॉन्ड्स हैं, वो रिजिड होते हैं। तो ये तो हमारे आउट ऑफ पिक्चर, आउट ऑफ कंसिडरेशन हो गए। तो हम लोग अब अगर देखें ऑप्शंस की तरफ, एसिटिलीन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहाँ पे तो रोटेशन अलाउड है ही नहीं। हेक्साक्लोरोइथेन की बात करें तो हेक्साक्लोरोइथेन कुछ ऐसा होगा। तो एक चीज़ तो तय है, इतने क्लोरीन्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो बल्कीनेस तो वो बनाएंगे। हाँ, रोटेशन तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाएगा क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, बट फिर भी प्रॉब्लम और दिक्कत ये आ जाएगी कि वो बहुत बल्की होने के कारण यहाँ पे लीस्ट हिंडर्ड रोटेशन का पॉसिबिलिटी ओवररूल्ड हो ही जाएगा, तो बी भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट में इथुलीन दिया गया है, तो ये तो पक्का है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वन पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी तो रोटेशन नहीं कर सकता। इथेन की बात करें तो छोटे छोटे हमारे हाइड्रोजन एटम्स ही हैं जो कनेक्टेड हैं कार्बन के साथ, और वो तो भाई कुछ खास स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाने से रहें, तो यहाँ पे तो रोटेशन भी होगा, मज़ेदार रोटेशन, और ऊपर से हिंड्रेंस भी कम ही होगा। तो ऑप्शन सी हम लोगों का ज़रूर करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 13th क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेटन है। अब यहां पे निकल, टाइटेनियम, क्रोमियम और कोबाल्ट दिए गए हैं, जिसके एटॉमिक नंबर्स भी हम लोगों को बताए गए हैं, सारे के सारे दिए गए हैं, और पूछा जा रहा है कि ये किसका हो सकता है, निकल 2+, Ti3+, Cr2+ या कोबाल्ट 2+। निकालने से पहले एक चीज़ हम लोग ज़रूर पहले कर लेंगे, वो है इसके डी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन को। पूरा कन्फिगरेशन आप लोग ध्यान में रखिए ना करने का, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो निकल 2+ का अगर हम लोग देखें तो वो 3d8 है। Ti3+ का अगर हम लोग देखें तो वो 3d1 है। बार बार कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट 3D ब्लॉक के जो भी मेटल्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग और उनके ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे बार बार ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाने में बेकार का टाइम अगर हम लोग लूज़ कर देंगे तो वो कुछ खास अच्छी बात नहीं है। Cr2+ की बात करें तो वो 3d4 सिस्टम है। कोबाल्ट 2+ की बात करें तो वो 3d7 सिस्टम है। अब अगर हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की भी बातें कर लें यहाँ पे, तो क्योंकि ये 3d8 है तो उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3d1 है मतलब एक तो पक्का है, 3d4 है मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3d7 है मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब पिछले ही एक सवाल में, पिछले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि ये वाला नंबर हम लोगों को डिसाइड करवा देगा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। पूरा फिगर तो हम लोगों को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो पॉइंट से पहले 2 है फिगर पर, मतलब ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होंगे। तो 2 किसके हैं, वो निकल 2+ के हैं, तो हम लोगों का ऑप्शन निकल 2+ ही होगा। पूरा हम लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में रूट अंडर n × n+2 वो सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है।
और चलते हैं आराम से अगले सवाल की तरफ। बोला जा रहा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कि थोरियम का दिया है अंडरगोज 2 सक्सेसिव बीटा डीके। मतलब हम लोग सवाल पढ़ते पढ़ते ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो बढ़िया होगा। फिर बीटा डीके कर रहा है 2 बैक टू बैक 2। तो बीटा का मतलब क्या होता है? मतलब मास नंबर का तो कोई चेंज होगा नहीं और एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ जाएगा। एटॉमिक नंबर, क्योंकि बीटा का एटॉमिक नंबर -1 हम लोग, मतलब चार्ज नंबर हम लोग -1 एज्यूम करते हैं, तो एक एक करके वो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के बाद लेट्स एज्यूम ये कोई x बनाएगा जिसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर तो सेम ही रहेगा, ऊपर से एटॉमिक नंबर 92 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एक अल्फा डीके भी होगा। अब अल्फा मतलब क्या होता है? अल्फा मतलब 4 यूनिट मास होता है और 2 यूनिट एटॉमिक नंबर भी होता है। इसका मतलब ये एटॉमिक नंबर फिर से 90 पर फिक्स्ड होगा, तो थोरियम फिर से बनेगा और मास नंबर 4 यूनिट डिक्रीज हो गया है। ये 234 है, 4 यूनिट डिक्रीज हो गया है, मतलब ये 230 आ गया। तो फिर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो कि रिजल्टिंग आइसोटोप आएगा उसके कितने कितने होंगे। अब देखिए ये सवाल बहुत आसान है, ये आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते तो आपको करने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों? ये लोग सवाल पे ही पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द रिजल्टिंग आइसोटोप। आइसोटोप किसका? आइसोटोप शायद थोरियम का ही होगा। थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देते तो थोरियम वापस आ रहा है, 90 तो एटॉमिक नंबर तय है, तो 90 एटॉमिक नंबर तो ऑप्शन सी पर ही है। उसके हिसाब से भी हम लोग थोड़ा सा बेट लगा सकते हैं। बट हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ऐसे स्किप्स या फिर ऐसे स्टेप जंप्स तभी कीजिए जब आप लोगों का पकड़ इन सब चीज़ों पे काफ़ी स्ट्रांग हो, वरना नहीं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एल्कली मेटल्स एक्ट एज, काफ़ी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें तो मार पेंच है नहीं। एल्कली मेटल्स हैं भाई, उनको आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ देने दो। इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दूसरों को जल्दी जल्दी में रिड्यूस कर देंगे, तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं भाई। तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट करेक्ट ऑप्शन। कुछ खास दिमाग माथा पेंची करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक क्लासिक ऑर्गेनिक का बहुत ही शानदार सवाल पूछा जा रहा है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग किसके ऊपर? प्रोपीन के ऊपर। अब ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कुछ चीज़ें हम लोगों को याद रहनी चाहिए। वो ये है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया जाता है B2H6 टेकन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन मीडियम पर, वो हाइड्रोबोरेशन होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग H2O2 NaOH मीडियम से। अगर ये कर लें तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ करता है, मतलब डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ये ऐड करेगा OH को जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच्ड ऑलरेडी हैं। अब प्रोपीन था ऐसा, उस पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब OH ग्रुप को लगाएंगे, तो कौन से कार्बन पे आएगा डबल बॉन्ड के? जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो वो कौन सा वाला कार्बन है? ये वाला कार्बन है। तो लगा दीजिए उस पे OH और खुश रहिए। चलिए मार्क कीजिए सही आंसर। चलते हैं और उसके बाद अगले सवाल की तरफ। काफ़ी सिंपल है, कुछ खास यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में टाइम वेस्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पे पूछ रहे हैं कि एक स्टोइकियोमेट्री बेस्ड मोल कॉन्सेप्ट्स का सवाल है कि फाइंड आउट वेट ऑफ H2SO4 इन 1200 मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ बताया जा रहा है 0.4 नॉर्मल। अब यहां पे एक बात पे हम लोग ध्यान देंगे।
कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1200 है मिलीलीटर। तो यहाँ पे दो चीज़ें की जा सकती हैं कि नॉर्मलिटी का डेफिनेशन कर लेते हैं पहले। नॉर्मलिटी क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी यहाँ पे 0.4 बताया गया है। गिवन मास हम लोगों को तो निकालना है, कैलकुलेट करना है, वो 1000 डिवाइडेड बाई 1200 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन है। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 98 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो यहां से तो 49 निकल के आएगा, और यहां से देख लें तो ये 10/12 है, तो ये कुछ ऐसा होगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 10, कुछ ऐसा होगा। तो अगर हम लोगों को इसमें से W निकालना है तो यहां से निकल जाएगा W 23.52 ग्राम्स होगा W का वैल्यू। ये एक अप्रोच हो सकता है जो कि काफ़ी हद तक आराम से बन जाएगा और डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। थोड़ा अगर आप लोगों का अप्रोच डिफरेंट करना चाहते हो तो मिली इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से भी किया जा सकता है। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकाल लीजिए और उसके बेसिस पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिए कि क्या होगा उसके गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो भी मेथड लगे आपको सही, सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है कि जोन रिफाइनिंग, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेटलर्जी का क्वेश्चन है। कुछ खास आप लोग इसमें दिक्कत मत लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, अच्छे से काम बन जाएगा। जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होता है? तो ये हम लोगों को एनसीईआरटी के ही डेटा पे मिल जाएगा। एनसीईआरटी पर पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छे से दिया भी गया है। तो ये क्या बोल रहा है उसमें से कि जो इम्प्योरिटी है, क्योंकि ये रिफाइन कर रहे हैं, जो इम्प्योरिटी है मेटल के मोल्टन स्टेट पर वो ग्रेटर सोल्यूबिलिटी शो करेगा, वो अपने मेटल के कंपैरिजन पर। मोल्टन स्टेट पर जो इम्प्योरिटी है वो ग्रेटर सोल्यूबिलिटी शो करेगा एज कंपेयर टू हम लोगों का डिजायर्ड जो मेटल है। ये है हम लोगों का मेन प्रिंसिपल जोन रिफाइनिंग के लिए। तो हम लोग यहाँ पे कौन से ऑप्शन पे उसको पा सकते हैं? ऑप्शन ए पे बोल रहे हैं कि ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ द प्योर मेटल देन दैट ऑफ इम्प्योरिटी, ना ग्रेटर सोल्यूबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन द मोल्टन स्टेट देन इन सॉलिड। हाँ यही है, तो यही वाला आंसर होगा। ज़्यादा यहाँ पे माथा पेची मत कीजिए, मेमोरी बेस्ड सवाल है, इस पे कुछ खास आप लोग दिमाग मत लगाना कीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए, आराम से सवाल बनाइए, हंसते हुए चल लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एटॉमिक मास लिथियम पोटेशियम का दिया हुआ है, तो लॉ ऑफ ट्राइड के अकॉर्डिंग सोडियम का क्या होगा? काफ़ी आसान सा सवाल है। इस 2 नंबर का आप एवरेज निकाल लीजिए। वही डबरिनस लॉ ऑफ ट्राइड बोल रहा है कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसका आप लोग एवरेज निकालिए, वही होगा सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो 7 + 39/2 कर देंगे आप, तो ये 46/2 मतलब 23 होगा। तो आंसर बन गया क्या? ऑप्शन ए। काफ़ी आसान है, इतना ही आपको करना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अरे वाह, यहाँ पे एक IUPAC का सवाल पूछा जा रहा है। कुछ CH3 और ये भी CH है, स्क्रीन पे थोड़ा कट हो गया है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ये कंपाउंड दिया गया है और उसका करेक्ट IUPAC नेम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरेंस को देंगे, अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी देखेंगे, तो बी से शुरू होता है तो पहले प्रायोरिटी में आएगा, फिर Cl क्लोरीन Cl से C से शुरू होता है, वो बाद के प्रायोरिटी में आएगा, और लास्ट में तो आयोडीन आएगा, I का प्रायोरिटी लीस्ट होगा। अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर।
तो उस हिसाब से देखा जाए राइट से तो हम लोग नंबरिंग शुरू कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को बी आर को मिनिमम नंबर पे रखना है। राइट से शुरू कर देते हैं तो ये 1 2 3 4th कार्बन पे आएगा बीआर, और अगर लेफ्ट से शुरू करेंगे तो 1 2 3 3rd कार्बन पे आएगा बीआर। तो ये 1 2 3 4 5 6 4 5 6 हो जाएगा नंबरिंग। मतलब क्या, थर्ड वाले कार्बन पर ब्रोमीन है, सेकंड वाले कार्बन पर क्लोरीन है, और फोर्थ वाले कार्बन पर आयोडीन है। नंबर ऑफ कार्बन्स हेक्स हैं, मतलब 6 होंगे तो हेक्स होगा वर्ड रूट, और ये सैचुरेटेड कंपाउंड है तो एन होगा सफिक्स। तो बन गया ना आप लोगों का सवाल, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडो हेक्सेन। ढूंढ लीजिए सवाल। इसी के साथ हम लोगों का सारे के सारे सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप के ऑप्शंस बन गए। अगले वीडियो में मिलते हैं, उस पर सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कशन किए जाएंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक।